लगता है ये सर्वदलीय बैठक कहा जाएगी? बिल्कुल रूपाली जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया इसी को लेकर के। लेकिन देखिए ऐसे कि अगर मैंने कि मतलब कहीं ना कहीं देखिए सभी जैसे पार्टी जो हैं जो भी जैसे होते हैं तो उनके देखिए मत और ये भावनाएं सबकी अलग हो सकती हैं। लेकिन उसको मतलब कि उचित प्लेटफॉर्म पे रखा जाए तो उतना बेहतर रहता है, क्योंकि जैसे अभी मान के चल रहे हैं कि जैसे कि दोनों सदन जो है पार्लियामेंट के, जी। तो उसमें माननीय सदस्य अपनी बातों को रखते हैं और उसका लाइव प्रसारण भी होता है, और दूसरा देकर के प्रिंट मीडिया और जैसे कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उसके उसके बीच में कोई बाइट आती है तो उसको भी लेकर के बड़ी गहराई से जो चर्चा अगर होगी तो देखिए तभी किसी निष्कर्ष पहुंचेगा। जैसे मान के बताता हूँ मैं एक छोटी सी बात पे, जी। कि पिछली बार जैसे कि जो बजट था उसमें क्या था कि जैसे कि गोल्ड इंपोर्ट जो था उस पर ड्यूटी थी 15%। उसको कुछ कम किया गया, तो कम करने के बाद में ये हुआ कि अगस्त 2024 में 87,000 करोड़ रुपए का जो है इंपोर्ट गोल्ड का हुआ, जिससे कि लोकल मार्केट है जी। उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित है। और मतलब जी। कि इतना मतलब अंदेशा था नहीं कि इतना इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसी को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के जैसे कि और जैसे किसी जैसे कि आजकल जो मतलब जैसे कि चिप को लेकर के बातचीत चल रही है कि जैसे कोई कोई भी जैसे कि उस तरह के जैसे कि इंपोर्ट को लेकर के या अन्य जैसे कि मतलब जो कौन सा देश है उसमें कितना इंपोर्ट किया जाए कितना एक्सपोर्ट किया जाए, तो उसको लेकर के अगर विस्तृत चर्चा अगर की जाए तो देखिए उसमें प्रॉपर तरीके से बातचीत होकर के उसमें नए अपने जो सुझाव ऐड करके या कौन सी चीज क्या हो सकती है, तो वो चीज आप देखने को जैसे मिलती है। जैसे पहले बताता हूँ कि जिसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जी। सरकार थी उसके समय पे बहुत बढ़िया तरीके से इससे चर्चा हुआ करती थी। कुछ और उससे मनमोहन सिंह जी जो थे उनके समय भी कुछ ऐसी होती थी, और जैसे कि शेर व शायरी का दौर चलता था, जी। सुषमा जी को शेर पढ़ती थी, जैसे कुछ तो मजबूरी है बिल्कुल। कि बड़े बड़े मशहूर हुए, तो उस तरह की चीजें थे। तो वो रवायत जो है कहीं ना कहीं खत्म होगी जिसको हम लोग मिस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है और आप भी उम्मीद ही करती हैं और जनता भी ये चाहती है किस तरीके से कि उनके मुद्दों को लेकर के और उनकी बेहतरी के लिए और देश को नई दिशा और दशा देने के लिए और कुछ चीजें ऐसी हों जो कि लोक कल्याण के नाते हों। रोटी कपड़ा मकान भी होगी, पेंशन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, भत्ता भी चाहिए और अन्य चीजें, मतलब किस तरीके से आगे जा करके जैसे स्मार्ट युग है तो किस तरीके से स्मार्ट तरीके से जो है देश को आगे लेके जा सकें, किस तरीके प्रगति को मतलब उसमें एडिशन कर सकें, किस तरीके जीडीपी की बढ़ोतरी की बात कर सकें, इसी बिल्कुल। चीज को लेकर के हैं। और वो बातें हमें जानने को मिले जी। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की भी अगर बात की जाए, कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि इस बजट में कहीं ना कहीं आधुनिक तरीके से किस तरीके को भारत को आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ मेडिकल के हवाले से भी क्या कुछ सामने आएगा इस पर भी हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि ये काफ़ी मेजर फैक्टर्स रहते हैं। और तीसरा ये कि पैकेजेस कई ऐसे राज्य हैं पिछले बजट में दिए गए थे, कई राज्यों को पैकेजेस दिए गए थे डेवलपमेंट के हवाले से। इस बार क्या कुछ लगता है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी है, तो किस तरीके से ये बजट पेश किया जाएगा ताकि वहां पर भी नुकसान जो है वो ना हो? देखिए सबसे पहले तो क्या है कि परचेज पावर अगर आम आदमी की बढ़ती है रूपाली जी, तो मुझे जी। लगता है काफी हद तक समस्याएं वहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो बिल्कुल। उसको लेकर के और जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब सीआई जो है, सीआई जी। जैसे कि बड़ी बॉडी है जो इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, तो उन्होंने भी सिफारिश की थी कुछ चीजों को लेकर। जैसे कि एक तो किया था कि डीजल और पेट्रोल जो है उसके ड्यूटीज को कम करके, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब कि घटने की अंदेशा है। तो उसको लेकर के जैसे कि आगे जो बढ़ोतरी होगी चीजों को लेकर के और जैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है उसमें जी। लागत में कमी आएगी तो फर्क उसका पड़ेगा। दूसरी चीज जैसे कि मैंने बताया अभी इस तरीके से कि परचेज पावर अगर आम आदमी बढ़ती है, तो जैसे अभी जो टैक्स फ्री है जितनी इनकम टैक्स फ्री है, तो उसको अगर 10 लाख तक अगर लेके जाया जाता है तो आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। तो ज्यादा पैसा अगर बचेगा तो देखिए आदमी अगर यहाँ पर कमाएगा और यहाँ पर उसकी परचेज पावर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अपनी सुख सुविधाओं पर खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो और सेक्टर से उनको बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे अब कुंभ की बातचीत थोड़ी सी करें जी। कि अगर आदमी की जेब में अगर पैसा ठीक ठाक तरीके से है और वही कि आस्था के नाते भी वहां गया, तो ये मान के चलें कि अयोध्या सिर्फ वहां की बातचीत नहीं कि मतलब काशी प्रयागराज और अयोध्या सभी जगहों पे एक तरह से इकोनॉमी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक तरह से वो मतलब है कि अगले 2 साल तक जो है वो उनकी भरपाई इन सब चीजों बिल्कुल। की होगी ऐसे। तो उसी चीज को लेकर के जैसे अगर देखा जाए तो एक एक चीज का बड़ा मतलब है कि मतलब बिल्कुल। गहन अध्ययन के बाद में और निष्कर्ष लेकर के एक्सपर्ट जब चीजों को लेके आते हैं, तो उसी को लेकर के दूसरे हेल्थ सेक्टर के जैसे आपने बातचीत की, हेल्थ सेक्टर में इस बार उम्मीद है कि 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। और पैकेजेस जैसे कि देने की जैसे बातचीत होती है, तो पैकेजेस एक देना एक अलग जी। चीज है, लेकिन रूपाली जी उसका कार्यान्वयन उसका नीचे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल। तरीके से सुचारू ढंग से अगर हो। जैसे कांग्रेस के जैसे कि मतलब बड़े नेता थे राजीव गांधी जी, उन्होंने बोला था एक सभा में जिसका काफी चर्चा होती रही कि यहाँ से हम लोग भेजते हैं 100 रुपए हैं लेकिन नीचे पहुंचता है 15 रुपए, तो बिल्कुल। 85 रुपए जो है बिल्कुल। कहाँ चला जाता है। तो उस चीज को लेकर के एक इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हो कि कोई भी बीच में मतलब कि जैसे लीकेज ना हो, प्रॉपर तरीके। बिल्कुल।
दिनेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इसी बजट सत्र में वक्फ बिल लाएगी केंद्र सरकार। ये बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा स्पीकर से मिले जगदंबिका पाल और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट जो है वो सौंपी है स्पीकर को। वक्फ बिल पर संशोधित रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है और यहाँ पर वक्फ के ऊपर जो है बिल लाया जाएगा इस बजट सत्र में। तो यहाँ पर बजट जो है बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कई अहम बातें फिलहाल सामने आई है। जहां जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल की अगर बात की जाए तो वो मिली है और यहाँ पर लोकसभा स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट भी सौंपी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को अपडेट करने के बाद संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संसद में आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, उन्हें रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। और यहाँ पर कई ऐसी खास बातें हैं जो इस बिल को लेकर है, जिसमें मुस्लिम होने का दावा करने वाला व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति वक्फ को दान करना चाहता है तो उसे सबूत पेश करने होंगे कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करता आ रहा है। तो ये कई बड़ी बातें जो है वक्फ में रहेंगी, जिसको लेकर आज रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई। और इससे पहले भी देखने को मिला कि जब वक्फ पर चर्चा हुई, वक्फ बिल पर चर्चा की गई, तो यहाँ हंगामा ही हंगामा देखने को मिला, जिसमें जम्मू कश्मीर के इस्लामिक स्कॉलर मीरवाइज उमर फारूक भी मौजूद थे और विपक्ष किस तरीके से आमने सामने था और किस तरीके से हंगामा वहां पर बरपा, ये देखने वाली बात थी। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर संशोधित वक्फ बिल में जेपीसी ने राज्य वक्फ बोर्डों में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का आह्वान भी किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के ऊपर के स्तर के अधिकारी को राज्य सरकार जांच के लिए नामित कर सकती है और समिति ने दाऊदी बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के लिए एक संशोधन भी अपनाया है। और ऐसे में इसीलिए किया गया है क्योंकि अधिकतर निकाय सुन्नी मुस्लिम बहुल है। यहाँ पर क्या कुछ खास बातें हैं वक्फ को लेकर, ये आपको बताते हैं। मुस्लिम होने का दावा करने वाला व्यक्ति अगर संपत्ति वक्फ को दान करना चाहता है तो आपको बता दें उसे सबूत पेश करने होंगे कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करता आ रहा है। तो ये वक्फ से संबंधित विवादों की जांच के लिए राज्य सरकार कलेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी को वहां पर लगाएगी और इस पर पूरा विधवाओं और अनाथों के लिए कल्याणकारी उपायों पर चर्चा भी जो है वो की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि फैसले के लिए वक्फ बोर्डों को कानून द्वारा यहाँ पर आपको बता दें कि अनिवार्य करने की जगह अनुमति देने का प्रस्ताव जो है वो रखना होगा और वक्फ बोर्ड काउंसलिंग में कम से कम 2 मुस्लिमों का होना जरूरी है, यानी कि अनिवार्य है। ये केंद्र या राज्य द्वारा तय अधिकारी से अलग होगा और किसी भी प्रकार की विवादित संपत्तियों को दान नहीं किया जा सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 सदस्य होंगे, तीसरा इस्लामिक स्कॉलर होगा। तो ये वक्फ को लेकर कुछ खास बातें, जिसमें से सबसे पहले आज बजट सत्र में वक्फ बिल केंद्र सरकार जो है वो लाएगी और आज ये रिपोर्ट सौंपी गई है। लोकसभा स्पीकर से जगदंबिका पाल मिले हैं। तो यहाँ पर जेपीसी की अगर बात की जाए तो यह रिपोर्ट सौंपी गई है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जगदंबिका पाल ने ये रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें वक्फ को लेकर क्या कुछ खास बातें थी ये भी आपसे साझा की। तो वक्फ का मुद्दा एक बना हुआ है, जिसको लेकर बजट सत्र में भी बात होगी। तो दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, दिनेश जी से पूछते हैं। दिनेश जी, यहाँ पर बजट पर अब केंद्र सरकार जो है वक्फ बिल पर बात करेगी, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आज रिपोर्ट सौंपी गई है और कई ऐसी खास बातें हैं जो हमने अभी दर्शकों को बताई वक्फ के रिलेटेड, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी रूपाली, देखिए ऐसे कि बेहतरीन ये कवायद थी और जैसे कि जेपीसी बैठा देगी तो इससे एक तरह से किसी तरह कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि सभी दलों का एक तरह से उसमें समावेश है, सभी के रिप्रेजेंटेशन उसमें है, सभी के प्रतिनिधित्व उसके अंदर है और उसके अंदर उनकी तरफ से सभी की राय और उससे पहले लाखों लोगों से इस बारे में राय मशवरा करने के बाद में और ऑनलाइन भी जैसे प्रक्रियाएं लेने के बाद में उसका इस नतीजे पहुंचे थे। और उसमें देखिए मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कार्य है और उसमें जो अमेंडमेंट करके जैसे कि पहले कहीं ना कहीं जैसे मान के चलो, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता, कि कुछ जैसे कि दल थे या कुछ नेता थे, कुछ वो अपने तरीके से और उसको अपने निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, सालों साल से मतलब उनकी
मतलब पीढ़ियां बदल गई, लेकिन अपने तरीके से उस पर जो कब्जा करके बिल्कुल। रखा था जमीनों पे बहुत बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे, और घुसपैठ बोले, ट्रेस पासिंग बोले, जो मर्जी बोले, लेकिन जिस व्यक्ति ने बेचारे ने अपनी जैसे कि जीवन भर की कमाई, जैसे अगर वो अपने तरीके से किसी अच्छे मकसद के लिए दान बिल्कुल। की, हो सकता है वो चाहता हो कि उसमें यूनिवर्सिटी बने, चिकित्सालय बने, कुछ बने। तो अब मुझे लगता है कि ये सब होने से ये रहेगा कि जैसे आप प्रॉपर तरीके से उसका एक तरह से कानूनी जामा उसको पहनाने के बाद में जी। उसका ये रहेगा कि ठीक तरीके से साधन और संसाधन जो वक्त पे जो रहेंगे उनका ठीक यूटिलाइज हो पाएगा, और तरीके से जो आमजन जो है, जो वंचित हैं, शोषित है, जिन तक पहुंचना चाहिए उसका लाभ, उसका तरीके से पहुंच पाएगा। ये बेहतरी के लिए जो काम होगा तो वो वाकई में स्वागत योग्य है। और कोई भी किसी भी तरह के रिसोर्सेज में वेस्टेज नहीं होगी उसकी, और उसमें नुमाइंदे जैसे रखने की आपने जानकारी दी है कि मुस्लिम नुमाइंदे उसमें रहेंगे, और बाकी जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेंगे, तो वो मतलब दे विल मेक श्योर कि अकाउंटेबिलिटी पहले नहीं हुआ करते थे। पहले मिलजुल के सब आपस में कहीं ना कहीं कुछ जगह ठीक भी होते थे वक्त के सदस्य, लेकिन कुछ जो बेचारे जो उनपे जैसे कि जो दबाव किस तरीके से बाहुबल का या और इस तरह के दबाव दे करके और उनको चुपचाप करवा दिया करते थे। तो अब उस चीज में ये रहेगा कि कभी कम से कम जैसे एटलीस्ट जो है कि जो सरकार के हस्तक्षेप के बाद में और जैसे अन्य जो चीजों के मतलब कि समीकरण जो बिठाने के जी। बाद में और जो व्यवस्था बनेगी, तो अपने आप में एक तरह से ठीक ठाक रहेगा, और जो मतलब जहां तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए, तो वहां राइट तरीके से राइटफुल जो आदमी होगा उस तक उसका लाभ पहुंच पाएगा। यहाँ जी। पर दिनेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई है यहाँ पर, और जो विपक्ष है उसने भी असहमति जो है वो नोट दे दिया है, लेकिन क्या कुछ लगता है जब केंद्र सरकार इस चीज़ को सामने लाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, जो वक्फ के अंडर ज़मीन है उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो ये पूरा छोड़ देना चाहिए ना उन पर कि आखिरकार अगर डॉक्यूमेंट्स हैं और ज़मीन सच में वक्फ की है तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात क्या है। हाँ बिल्कुल रूपाली जी, देखिए ऐसा है कि जैसे अगर हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन, जैसे पहले आजकल डिजिटाइजेशन चल रहा है प्रॉपर्टी का, और काफी मतलब कि लाखों करोड़ों जो प्रॉपर्टीज का डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो उससे क्या है कि एक तरह से विवाद के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि डिजिटाइज एक चीज होगी तो प्रॉपर तरीके से जो ओनरशिप है वो चिन्हित होगी, और उसका वक्त की तरह जैसे जमीन आ गई, तो उसके बाद में तरीके से करके भी वक्त में किस तरीके से उसके इस्तेमाल करना है, तो वक्त के सदस्य और जैसे जेपीसी के गठन के बाद में चीजें अपने आप स्पष्ट हो गई हैं, क्योंकि जेपीसी किसी एक आदमी का या एक दल का कोई आधिपत्य बिल्कुल। नहीं था उसमें, और ये नहीं था कि उसमें कोई मिल्कियत किसी एक दल की थी। तो सभी दलों के सदस्यों ने बातचीत की, हो सकता है मतलब कि इसकी राय देकर आप और हम भी किसी कोई अगर बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उस तक कुछ जो आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई गलती है और कुछ है। तो उसमें देखिए जेपीसी जो है अपने आप में एक तरह से बड़ी बॉडी थी, और कैबिनेट का जैसे एक दर्जा प्राप्त थी, तो उसमें जैसे जगदम्बा पाल जी ने जो अपने तरीके से बातें रखी मतलब चेयरमैन के नाते, और बीच में बहुत सारी इस तरह की जैसे कि मतलब जैसे कि जो जेपीसी की मीटिंग्स रही, तो उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल। रोषपूर्ण व्यवहार कुछ सदस्यों का देखने को मिला, और उसको बड़े मतलब इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने हैंडल किया। तो वो सभी की सभी चीजें अपने आप में जो चीज पेश होकर के और एक प्रोडक्टिव तरीके से रखी जाती है, जिसमें कि सबका मतलब सर्व समावेशी और सर्वहिताय मतलब सर्वजन सुखाय और सर्वजन बहुत। हिताय के नाते अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि बिल्कुल। उसमें कहीं ना कहीं कटाक्ष करें या उसकी कोई ठीक है कमी दिनेश। निकालने का काम करें। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा बजट के बारे में करने के लिए। तो यहाँ पर बजट को लेकर अगर बात की जाए तो हर किसी की निगाहें सर्वदलीय बैठक आज हो रही है। अब सीधे दिल्ली चलेंगे, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर स्पीकर संबित पात्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वक्तव्यों को रखना चाहेंगे। एक, भारत की सबसे पुरानी धुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके अघोषित मुखिया, मतलब वहां अध्यक्ष कोई और है परंतु असली जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के बारे में यह वक्तव्य दिया है कि दूसरा वक्तव्य है भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के असली सीएम, क्योंकि वो वहां जो बैठे हैं सीएम जो बैठी हैं वो तो कहते हैं कि असली कोई और है, तो जैसे वहां अध्यक्ष कोई और है और असली नेता कोई और है, यहां भी सीएम कोई और है और तथाकथित असली सीएम कोई और है। उन्होंने पलटकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है उसमें आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको कह रहे हैं। मैंने यह दो वक्तव्य आपके सामने इसलिए रखे कि ये दोनों घोटाले, शराब का घोटाला और नेशनल हेराल्ड का घोटाला, ये भारत की राजनीति के सबसे अलग प्रकार के दो घोटाले हैं। शराब का घोटाला इस दृष्टि से बहुत विचित्र है
कि भारत की राजनीति में कोई आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसके बाद विड्रॉ कर ली हो, और विड्रॉ करने के बाद भी कहा हो कि नहीं ये अच्छी है और मीडिया में आकर उसको डिफेंड किया हो। ऐसा आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो केजरीवाल सरकार के द्वारा किए गए शराब घोटाले में आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, कोई ध्यान आए तो मुझे ऐसा बताइएगा। नेशनल हेराल्ड का केस यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के संस्थान में घोटाला कर लिया हो और 90 करोड़ की देनदारी में सैकड़ों करोड़ और कुछ हजार करोड़ की संपत्ति रखने वाली कंपनी बिक गई हो, ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों एक और मामले में अलग हैं। दोनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई और उसके आधार पर शराब घोटाले का पहला आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। तो अब बहुत साफ है कि इस प्रकार के केसेस को भी आज उठाना चाहिए। वो शीला दीक्षित के 22 AC की बात करनी चाहिए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करनी चाहिए जिससे उन्होंने अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया, और थोड़ा सा खुलते तो और जीजा जी पे भी बात कर सकते थे जब भ्रष्टाचार की बात कर ही रहे हैं। और कांग्रेस भी जाने क्यों संकोच कर रही है कि खाली शराब और शीशमहल बोल के राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के घोटालों की तो फहरिस्त बहुत लंबी है। जल बोर्ड का 73,000 करोड़ रुपया पता नहीं कहां गया, शिक्षा के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला, पैनिक बटन के नाम पे 500 करोड़ का घोटाला, स्वास्थ्य के नाम पे अस्पतालों में नकली दवाइयां, मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 फर्जी टेस्ट, ये सब भी राहुल गांधी को याद दिलाने चाहिए। लेकिन दोनों अपनी अपनी सुविधा की राजनीति खेल रहे हैं और दिल्ली की जनता ये इस बात को स्पष्ट रूप से समझती है कि दोनों दल एक ही भ्रष्ट सिक्के के दो पहलू हैं, जो शाम होते होते गले भी लग जाए तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। और दिल्ली की जनता समझदार है, वो जानती है कि पिछले 26-27 सालों में दिल्ली को लूटने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर किया है। और 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए मैं विशेष रूप से जनता से अपील करता हूं कि अब इन भ्रष्टाचारी दलों से निजात पानी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली को विकास चाहिए। दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली बनाना है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व उसको बढ़ाने का काम करेगा, जहां पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री को हम लगातार विकास करते हुए देख रहे हैं, तो दिल्ली उससे अछूती क्यों रहे। दिल्ली में विकास के काम रोकने वालों को अब दिल्ली से बाहर करने का समय आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार के पक्ष में सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि किस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर जो ये फिलहाल राजनीतिक दल जो है वो जुट चुके हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो तेज हो चुका है। तमाम सियासी दल जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और यहाँ पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां उनके द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना जो है वो साधा गया है। कई सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं और यही कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं और साथ ही साथ जो दिल्ली को विकास से बाहर रखने वाले हैं उन्हें जो है वो भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम करेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं। बात होगी दिल्ली की और यहाँ पर आपको बता दें यमुना की बात होगी, जहाँ पर तमाम सियासत यमुना के आर पार घूम रही है। और इसी में यमुना को लेकर अगर बात की जाए तो एक तरफ विवादित बयान जो है केजरीवाल की तरफ से कहा गया, जहाँ पर यमुना को उन्होंने जहर बताया और दिल्ली चुनाव अरविंद केजरीवाल पर मुसीबत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यमुना के जहरीले पानी पर चुनाव आयोग का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। ईसीआई ने केजरीवाल से कल 11 बजे तक जवाब जो है मांगा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा यमुना में जहर वाले बयान को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल जवाब दे। जहां पर यमुना की सफाई को लेकर लगातार बयान उनकी तरफ से साझा किए जा रहे थे, उसको लेकर अब ईसीआई ने ये नोटिस जो है अरविंद केजरीवाल से मांगा है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कल सुबह 11 बजे तक जवाब जो है दे। इसी में यमुना नदी में गंदगी का स्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और प्रदूषण स्तर निर्धारित मानकों से बहुत अधिक होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नदी में जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और घुली हुई है ऑक्सीजन के स्तरों पे, वो यमुना की कंडीशन काफी ज्यादा खराब करती है। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? लोगों में भय पैदा करने का बयान, लोगों को डराने वाला बयान, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था।
तो बिल्कुल यमुना पर सियासी तकरार जो है वो जारी है, जिसमें दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। केजरीवाल को चुनाव आयोग ने शो कॉज नोटिस जो है वो भेजा है और हरियाणा सरकार पर पानी में जहर मिलाने का आरोप भी लगाया गया है। अब देखिए ये कि यमुना पर अगर सियासत की बात की जाए तो 2020 के चुनावों में खुद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि यमुना की सफाई होगी। अब यहाँ पर सियासत जिस तरीके से छिड़ी है वो देखने वाली बात है। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केजरीवाल से कल 11 बजे तक जवाब मांगा है। हरियाणा सीएम ने केजरीवाल के आरोपों को नकारा है और बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत जो है वो की थी। तो यहाँ पर कई ऐसे बयान जो है केजरीवाल को लेकर भी सामने आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये कहा है, अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धो सकते हैं, लेकिन यमुना की सफाई उनसे नहीं करवाई गई तो वो गंगा में डुबकी लगाए। तो यमुना में जहर कौन सा पाया गया है, ये बड़े सवाल ईसीआई के केजरीवाल से किए गए हैं। यमुना में किस जगह पर ये जहर मिला है, ये भी सवाल किया गया है। किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया, पानी में जहर को रोकने के लिए क्या किया गया, जहर का पता लगाने के तरीके आदि सबूत जो है वो सभी पेश करे। केजरीवाल अब एक बड़े कटघरे में खड़े हो गए हैं, ईसीआई के कटघरे में, जहां पर ये बड़े सवाल ईसीआई की तरफ से किए गए हैं और कल 11 बजे जवाब जो है वो मांगा है। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी महाकुंभ को लेकर, जहां पर भगदड़ मची थी। और आपको बता दें आज यूपी के सीएम दोबारा प्रयागराज जा रहे हैं और वहां पर जो आपदा कल देखने को मिली, जो भगदड़ देखने को मिली, वहां पर श्रद्धालुओं के साथ मुलाकात जो है वो करेंगे। और भगदड़ पर एससी में जनहित में याचिका जो है वो दाखिल हो गई है, मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अगर बात की जाए तो महाकुंभ घटना के बाद शासन प्रशासन जो अलर्ट है और इसी में आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और महाकुंभ को लेकर अगर बात की जाए तो आपको बता दें कल भगदड़ मची थी और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। मानव अधिकार के तहत भी एक मामला जो है वो दर्ज हुआ है और ये भगदड़ मचने की पूरी घटना को लेकर संज्ञान लेने को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पर न्यायिक आयोग ने काम जो है अपना शुरू कर दिया है और भगदड़ को लेकर पूरी जांच जो है वो की जा रही है। महाकुंभ हादसे की जांच में टीम जुट चुकी है और शासन प्रशासन अलर्ट पर है। इसी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज दौरे पर है, जहां पर वो मुलाकात करेंगे और इसी में जो और फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। देखिए महाकुंभ की वो तस्वीरें थी जहां पर महाकुंभ में जब भगदड़ मची तो वो भी सामने आई, जिसमें 30 मौतें, 60 घायल हुए। दिग्गज नेताओं ने दुख जताया, हेलीकॉप्टर से निगरानी जो है उसके बाद रखी गई और श्रद्धालुओं से अपील जो है वो संयम बरतने के लिए की गई थी। और प्रयागराज दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ है और इसी में महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, कल एक एक अपडेट जो है वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे थे। और इसी में अब आज कई प्रमुख अधिकारी, जिसमें से कई आईएएस अफसर जो ऑलरेडी कुंभ में अपनी ड्यूटीज दे चुके हैं, उन्हें दोबारा तैनात कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अब काफी ज्यादा कोशिशें जो है वो की जा रही है। वीवीआईपी कल्चर एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया, सरकार ने कहा बदइंतजामी जो है सरकार की देखने को मिली, विपक्ष ये घेराव करता हुआ नजर आया। जिसके बाद अब अगर बात की जाए इसकी यानी महाकुंभ की, तो अभी 3 और स्नान बाकी है और इसी में शासन प्रशासन अलर्ट पे है, क्योंकि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी जल्द वहां पर संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धरणगांव तालुका में मंत्री गुलाबराव पाटिल के पैतृक स्थान पालधी गांव में 2 समुदायों के लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने 3 वाहनों और 5 दुकानों को आग लगा दी। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और हालत को जो है वो काबू में किया। दुकानदार सरकार से भरपाई की मांग कर रही है और यहां पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भरपाई पर जो मांग की गई है उस पर कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर दुकानदार परिवार के साथ अनशन पर बैठा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल का ये गांव है जो जलगांव जिले के गर्जियन मंत्री भी है। और आपको बता दें इन दुकानदारों से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी हकीम देशमुख ने। आइए सुनिए क्या कुछ कहना है उनका।
31 दिसंबर की रात जहां पर पूरा देश जश्न मना रहा था 1 जनवरी 2025 के आने की खुशी में, वहीं पर कई पालधी के एक गांव में कई दुकानों को आग लगा दी गई, जिसके वजह से वहां के लोगों में मातम छाया हुआ था। वजह यह थी, छोटा सा कारण रहा और जिसको लेकर के इस दुकानदारों के दुकानों को आग लगा दी गई। पालधी गांव की अगर बात करें तो ये गांव मंत्री गुलाबराव पाटिल का है, जो कि महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री भी है। और इसके बावजूद भी अब तक इन लोगों को इनकी जली हुई दुकानों का मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर के आमरण अनशन के लिए अब ये लोग जो है ये बैठे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फारूक शेख से, जो तफसीर से सारी चीज़ों को बताएं। क्या मामला? 31 दिसंबर की रात को एक बातचीत पर से पालक मंत्री के ड्राइवर से उन्होंने जो हादसा किया वह आप सबके सामने है कि 22 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया, उनको पहले लूट लिया और उसके बाद वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। इनकी पुलिस कंप्लेंट कोई ले ही नहीं गई। एक एफआईआर में 12 लोगों की दुकानों के नाम लिए गए। 1 तारीख 2 तारीख को कर्फ्यू होने से बाकी दुकानदारों को पता नहीं। 3 तारीख को जब पता चला तो ये टोटल 25 दुकानें जली हुई मिली, जिसमें से 24 दुकानें मुस्लिमों की थी, एक हमारे गैर मुस्लिम भाई की थी। इसलिए हमने भी उस दिन से 2 तारीख से माननीय जिलाधिकारी से, माननीय हर एक अधिकारी से, एसपी से कांटेक्ट किया और उनको ये सारे बातें बताई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने एफआईआर में भी एक भी आरोपी का नाम लिखा नहीं। अज्ञात आरोपी लिखे और अज्ञात आरोपियों में से 25 आरोपी बताए और अभी तक के आज 26-27 तारीख आ गई, सिर्फ 8 आरोपी को अटक किया। 8 में से 6 आरोपी का बेल भी हो चुका है और आज 27 तारीख को 2 आरोपी का बेल एप्लीकेशन रखा है, उसको हमने अपोज किया है। लेकिन खैर, और ख़ास बात ये कि कलेक्टर ने आपत्ति व्यवस्थापन यानी के वजह से पंचनामे का कहा, पंचनामा हुआ, लेकिन अभी तक के कलेक्टर ऑफिस को रिपोर्ट नहीं। जब हम यहाँ पे अनशन के लिए बैठ गए तब 25 तारीख को आके धरनगांव का सर्कल ऑफिसर और कलेक्टर के ये देते हैं कि आपका रिपोर्ट मिल चुका है, आपकी नुकसान भरपाई जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए 26 दिन से ये प्रशासन को क्या हुआ है कि कुछ भी हलचल नहीं कर रही थी। जब हम अनशन को बैठे तब उनकी थोड़ी सी हलचल हुई है, लेकिन जब तक के इनका मुआवजा नहीं मिलेगा, आपत्ति व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 4 के तहत इनको नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी और जो आरोपी वहाँ पे छाती ठोक से घूम रहे हैं उनको अटक नहीं होगी, उस वक्त तक ये अनशन चालू रहेगा। यह अनशन आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद इसमें आत्मदहन भी करने की कोशिश करेंगे, हम मरने की भी कोशिश करेंगे। देखिए जिस तरीके से ये बड़ी चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस तरीके की बड़ी घटना घट जाती है। खुद मंत्री का गांव है, इसके बावजूद भी उसकी दखल नहीं ली जाती। गरीब परिवार है, गरीब लोग हैं, जो कि दिनचर्या इनकी रोज उसी दुकानों पर चला करती थी, उसी पर इनका गुजारा हुआ करता था। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा। इस तरीके की बात हो रही, क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यही है कि जो पालदी के अंदर जो दंगा हुआ उसमें जो 22 दुकानें जलाई गई है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि जलगांव ज़िला, इसके अंदर 3 मंत्री है, गुलाबराव पाटिल, गिरीश महाजन और भी जो है एक मंत्री है सावकारे साहब। ये तीनों मंत्री जलगांव ज़िले के हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पालदी के लोगों के साथ जो है इंसाफ नहीं हो रहा है। हमने तो सुना था कि इंसाफ कानून अंधा होता है, लेकिन इन हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि कानून एक तरफा हो रहा है। इसलिए ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है और जो है हम चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ इंसाफ की जाए। आज 25 से 26 दिन हो गए, लेकिन ना अभी तक कोई मंत्री, ना गुलाबराव पाटिल जो इस गांव के रहने वाले हैं, जो अभी तक आए और इनका पुरसाने हाल इनसे मिले और इनसे जो है यहाँ की कारगुजारी ली। इसलिए हम हुकूमत से, प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है इनके साथ इंसाफ करे और जो भी इनकी भरपाई है उसको मुकम्मल दे। अगर ये नहीं होती है तो फिर हम जो है इसको जो है एक लंबे समय तक लेके जाएंगे और हम उस वक्त तक जो है यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि ये क्या, किस तरीके से जो आग जनी हुई थी उसकी ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है पूरे तरीके से जो है ये जलाए गए हैं, ये पूरी दुकानें जलाई गई है, गाड़ियाँ जलाई गई है, पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी जो है वो अनशन पर बैठी है
और इन महिलाओं की वो आने की जरूरत क्यों पड़ी है, बड़ा सवाल है। क्योंकि खास तौर से मुस्लिम महिलाएं कभी किसी बड़े अनशन में नहीं जाती है, लेकिन जहां पर बात पेट की आती है, रोजी रोटी की आती है, तो कहीं न कहीं महिलाओं को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। और यहाँ पर महिलाएं अनशन में बैठी है, अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ कंधे से कंधा लगा करके अनशन में बैठी है। क्या कहेंगे आप जो अनशन पर बैठी? सर, हमारा कहना यह है कि 31 दिसंबर की रात को हमारे मुसलमानों की दुकानें जलाई गई और हम लोग मतलब हमने बहुत कोशिश की सर, बहुत प्रशासन से, उनसे मतलब, तो हमारी किन्हें खबर नहीं ली अभी तक। हमारे गांव के जो मंत्री है श्री गुलाबराव पाटिल सर, उन्होंने भी आके हमसे कुछ पूछताछ। मांग क्या है, मांग बताइए। हमारी मांग ये है कि हमारा जो नुकसान हुआ है हमें उसकी भरपाई मिलनी चाहिए और जो आरोपी है वो आरोपियों को अटक करना चाहिए। बस आरोपियों को पूरे तरीके से जो है वो कब्जे में लिया जाना चाहिए। गिरफ्तारी, ज़्यादा आरोपी होने की बातें यहाँ पर कही गई है। और हमने जब ग्राउंड पर ये सारी तफ्तीश की तो कहीं ना कहीं हमने भी ये पाया कि बड़े पैमाने पर आरोपी है जो अभी भी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। बड़ा कारण नहीं था, इतना बड़ा अगर होता कि जिससे आगजनी की मामले को किया जाता था तो कोई दूसरी और बात होती, लेकिन बड़ा कोई कारण नहीं था। कोई बड़े पैमाने पर जो है वो दंगे जैसा माहौल नहीं था। इसके बावजूद जो है वो 21 दुकानों को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। तो क्या इस तरीके के जो लोग हैं ये समाज में कुछ न कुछ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, या कहीं न कहीं ये लोगों को बंदी करने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे आप जिस तरीके से मामला सामने आया था? ये तमाम मामले के लिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वे जल्द से जल्द इन आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो मासूमों की दुकानें जलाई गई है, उनका नुकसान किया गया है, उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे यहाँ पर धरने के अंदर आके बैठे हैं, तो ये हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ किया जाए। देखिए, जहाँ पर ये महिलाओं के साथ साथ जो है वो बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं अनशन पर बैठे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं हमें इंसाफ दे। जिस तरीके से हमारी वालिदों की जिस तरीके से जो है वो दुकानों को आग के हवाले किया गया, पूरे आने वाले हमारे करियर को जो है वो नुकसान किया गया, तो ऐसे में ये अब गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जो कि सरकार जो है कहीं न कहीं कानों में रुई ठूस करके बैठी है। सरकार को सुनाई दे रहा है, ना ही प्रशासन को सुनाई दे रहा है। सभी जो है वो अपनी अपनी धुन में है। यहाँ तक कि गरीब दुकानदारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो हमारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अपील रही सरकार और प्रशासन को कि कहीं न कहीं इन दुकानदारों की बातों को सुना जाए और इन्हें जल्द से जल्द जो है मुआवजा दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ में हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, जलगांव। बिल्कुल, यहाँ पर इसी के साथ बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहाँ चंडीगढ़ के हवाले से अगर बात की जाए, मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और भाजपा के प्रत्याशी हरप्रीत कौर ने ये चुनाव जीता है और वो अब चंडीगढ़ की मेयर जो है बन गई हैं। आपको बता दें यहाँ पर बड़ा झटका एक और बार फिर आम आदमी पार्टी को, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर चुनाव की सीट जो है वो हरप्रीत कौर ने जो है वो जीती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ से मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, जहां पर एक तरफ उनकी सरकार है पंजाब में और दूसरी तरफ चंडीगढ़ में मेयर के चुनावों में आम आदमी पार्टी को ये करारी हार भारतीय जनता पार्टी के हाथ जीत लगी है और करारी हार आम आदमी पार्टी के हाथ। तो आपको बता दें, प्रत्याशी हरप्रीत कौर बावला को 19 वोट जो है मिले हैं, जबकि प्रत्याशी को जो आम आदमी पार्टी से थे उनको 17 वोट मिले हैं और महज 2 वोटों के फर्क से आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका मिला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की है और ये जीत हरप्रीत कौर को मिली है। और 19 वोट और 19 का फर्क था, इक्का दुक्का फर्क के कारण ये बड़ा आप देख सकते हैं बदलाव। 3 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग जो है वो की है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है।
पार्षदों ने बीजेपी के, आपको बता दें कि यहाँ पर पक्ष में क्रॉस वोटिंग जो है वो की है और क्रॉस वोटिंग के चलते अगर बात की जाए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब जीत भी दर्ज कर ली है 19 वोटों के चलते, जहां पर आम आदमी पार्टी के 17 और भारतीय जनता पार्टी के 19 है। चलिए अभी के लिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए जो 24/7 न्यूज। न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है और 1 बजे के इस खास बुलेटिन में बात करेंगे बजट को लेकर और कई अहम बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर बजट 2025-26 का आज सर्वदलीय बैठक जो है वो देखने को मिल रही है और कल जो है बजट सत्र शुरू हो जाएगा और काफी अहम ये रहने वाला है क्योंकि लोगों की निगाहें जो है बजट पर रहती है कि आखिरकार जनता के लिए सरकार क्या कुछ लाएगी। तो कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी जिसमें आपको बता दें कि 4 अप्रैल तक बजट सत्र चलेगा और साथ ही साथ सत्र से पहले मोदी सरकार की सर्वदलीय बैठक है। संसदीय चर्चा के लिए सहयोग की अपील भी की गई है। तो यहाँ पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन है। बस यही बात की जाए अगर बजट को लेकर तो यहाँ पर सत्र से पहले मोदी सरकार की सर्वदलीय बैठक देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने ये बैठक बुलाई है और इसमें बजट पर चर्चा की जाएगी। संसदीय चर्चा के लिए सहयोग की अपील की गई है क्योंकि यहाँ पर सभी जो है राजनीतिक दल मौजूद होंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद होंगे, अपने अपनी बातें आगे रखी जाएंगी और यहाँ पर 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट और 8वीं बार निर्मला सीतारमण अपना यहाँ पर बजट पेश करने जा रही हैं। 6 फरवरी को पीएम मोदी इसका जवाब देंगे और 31 जनवरी को ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और बजट को लेकर अगर बात की जाए तो आज सर्वदलीय दल की बैठक है और इसी में 31 जनवरी को ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी देखा जाएगा। तो बजट पर हर किसी की निगाहें कि आखिरकार महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, उद्योग को लेकर या फिर मेडिकल के हवाले से पूरे पॉइंट्स को अगर सामने रखे तो आखिरकार सरकार जनता को क्या देती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर लोगों का यही रहता है कि इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या फिर घरेलू चीजें हो, उनमें कहीं ना कहीं राहत सरकार उन्हें दे। और महंगाई एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है विपक्ष बनाती हुई नजर आई है हमेशा सरकार पर। अब देखना यह है कि इस बजट में सरकार महंगाई और बेरोजगारी इन दोनों चीजों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ती है और इस बार जनता के लिए क्या कुछ लाती है। तो बजट जो है का बेहद खास होने वाला है। हर किसी की न्यू खबर जो है यहाँ पर रहती है कि आखिरकार क्या कुछ बजट में सरकार पेश करेगी। जहां पर निर्मला सीतारमण की अगर बात की जाए तो 8वीं बार इनके द्वारा बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को ये बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें 4 अप्रैल तक बजट चलेगा और इसी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी है। अब देखना ये है कि कल जब ये सत्र शुरू होता है तो किस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनावों में असर देखने को मिलता है। लगातार बजट पर हर किसी की नजर है और तो बजट पर हर किसी की नजर है और अब यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बजट से जुड़ी कुछ खास बातें हैं आपको बताते हैं। आज सर्वदलीय बैठक जो है वो होने वाली है और इसी में बजट सत्र को लेकर अगर बात की जाए कल से इसकी शुरुआत होगी और इसी में ये कुछ खास बातें हैं। जहां बजट सत्र में होंगे 2 सत्र, बिल्कुल यहाँ पर खास बातें, जहां पूरे बजट सत्र में 27 बैठकें जो है वो होंगी और लोगों के लिए क्या कुछ सरकार लाई है वो बताया जाएगा। तो ये कुछ खास बातें बजट से जुड़ी हुई हैं जिसमें आपको बता दें पहले सत्र में 9 बैठकें होंगी। तो ये कुल मिलाकर 27 बैठकें जो है वो होने वाली है और पहले सत्र की 9 बैठकें 31 जनवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक ये पहला सत्र जो है वो चलेगा और काफी लंबा समय है और इसी में
31 जनवरी को ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी देखा जाएगा। और बजट में अगर बात की जाए तो पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब भी देंगे। तो बजट जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और बजट पर हर किसी की निगाहें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब भी देंगी और यहाँ पर बजट प्रस्तावों की जांच के लिए संसद अवकाश भी लेंगी। बजट सत्र का आपको बता दें कि दूसरे भाग को लेकर अगर बात की जाए तो 10 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक होगा और इसी में संसद की अगर बात की जाए तो संसद दूसरे भाग में 10 मार्च से फिर से बैठक जो है वो करेगी। तो ये कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें जहां पर आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास इस बार बजट में रहने वाला है। निगाहें सबकी जो है वो बजट पर है और इसी में संसद दूसरे भाग में 10 मार्च से फिर से बैठक करेगी। तो सत्र के दौरान आपको बता दें कि यहाँ लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए, जीएसटी की अगर बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो रहती है। तो अब देखना ये है कि इस बार सरकार क्या कुछ लाएगी और निगाहें जो है हर किसी की बजट पर है और काफी फोकस जो है वो किया जा रहा है। इस बार बजट को लेकर अगर बात की जाए तो क्या क्या होगा, किन किन के लिए होगा और कितना होगा, ये जनता का रहता है सवाल कि आखिरकार क्या सरकार लाएगी। लेकिन सरकार भी इस चीज़ पर ध्यान देती है कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग क्या चाहते हैं, इनकम टैक्स से छूट को लेकर बात हो या फिर जीएसटी की मांग हो, हर किसी पर जो है वो ध्यान सरकार देती है और एक बजट जो है वो उनके द्वारा पेश किया जाता है। चलिए बजट पर ही चर्चा करेंगे और बजट को लेकर अगर बात की जाए तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश जी जुड़ चुके हैं और यहाँ पर दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा जो है वो बजट पर की जाएगी, जहाँ पर बजट की अगर बात की जाए दिनेश जी सबसे पहले तो आज सबसे पहले सर्वदलीय बैठक है और लोगों को बजट का इंतजार रहता है कि सरकार क्या कुछ देगी, छूट कहाँ होगी, ये सबसे पहले आम जनता सोचती है। लेकिन सबसे पहले सर्वदलीय बैठक की बात की जाएगी, क्या लगता है आज किस तरीके से रहने वाली है? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए सबसे पहले अगर इसको देखा जाए तो ये कि जो सर्वदलीय बैठक जो है पहले से ही रवायत रही है कि वो जैसे कि किस तरीके से दोनों जो जैसे कि मतलब जैसे आपने बताया भी सारी जानकारी आपने करीब दे दी है कि 31 तारीख को जो सेशन का शुरुआत होगी और उसमें जैसे कि प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा जैसे कि अभिभाषण के बाद में जो है शुरुआत एक तरह से औपचारिक जो है शुरुआत हो गई और उसके बाद में 1 तारीख को जैसे कि बजट पेश करने का काम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगी और उसमें किस तरह क्या घोषणाएं होंगी सब कुछ वो तो अलग चीज है। लेकिन सुचारू ढंग से दोनों सत्र मतलब दोनों जो पार्लियामेंट के जो सदन है वो दोनों चल सके, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सुचारू ढंग से चल सके, इसको लेकर के किरण रिजिजू जो है उन्होंने एक तरह से अपील की है। और सर्वदलीय बैठक में जैसे कि मेन मुद्दों में बातचीत भी होगी, साथ साथ ये भी रहेगा कि भाई किस तरीके से एटलीस्ट क्योंकि प्रोडक्टिव डिबेट है उसकी आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो उससे देखिए कोई ना कोई मतलब जनता के बीच में एक सकारात्मक मैसेज पहुंचता है और उसी तरीके से पार्लियामेंट की जैसे कि ज्वाइंट सेशन भी हो गया, उसके अलावा दोनों सेशन जो हो गए तो उसमें लेकर के कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सकारात्मक रूप से जा सकें और हर मुद्दे पे हर पहलू पे पूरे तरीके से बारीकी से जो भी जैसे कि मतलब है कि माननीय सदस्यगण जो भी हैं दोनों सदन के जो पार्लियामेंट्रीज हैं तो वो अपने तरीके से अपनी बातों को ढंग से सुचारू रूप से रखें। सभी दलों के लोग तो सभी दलों से मतलब कि नुमाइंदे से बुलाए गए तो उसी को लेकर के एक तरह से कवायद की गई है कि उससे पहले आम सहमति बनाई जा सके कि भाई किसी तरीके से और किसी और तरह का प्रोटेस्ट करना या किसी और तरह की चीज को अगर उठाना जो है तो आप और किसी प्लेटफॉर्म में देखिए या जैसे कि और जैसे कि जो मतलब जैसे कोई सेशन में जैसे कि अलग से कोई व्यवस्था होगी तो उसमें बातचीत की जाए। लेकिन इसमें बजट जो है वो सुचारू ढंग से डिस्कस हो सके, उस पर डिबेट हो सके और तरीके से करके आगे जो है जनता के मुद्दे डिस्कस होकर जनता के लिए काम कर सके। लेकिन दिनेश जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से सभी दलों की बैठकों की अगर बात की जाए कोई भी सत्र हो हंगामा ही देखने को मिला है, मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं हुई, मुद्दों पर कभी बात नहीं हुई, लोग वहीं के वहीं अपनी उम्मीदें बनाए रह जाते हैं और इनकी लड़ाई अलग ही राजनीतिक रुख लेकर चली जाती है। अब क्या